दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल सुरेंद्र आर्ट एंड टेक। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको त्रिभुज एंगल्स के बारे में बताया था और उम्मीद करते हैं वो चीज़ें समझ में आ गई होंगी अगर आपने देखा होगा। आज हम चतुर्भुज की चर्चा करेंगे। चतुर्भुज में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्योंकि टेक्निकल आर्ट में सबसे ज़्यादा जो होता है त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं और चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, इनकी अगर जानकारी नहीं है तो टेक्निकल में जो निर्णय होते हैं वो बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसकी पूरी जानकारी आपको होना चाहिए। कोई भी आपसे अगर पूछे तो आपको जवाब भी उसका आना चाहिए। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि भाई समचतुर्भुज किसे कहते हैं, तो आप फटाक से, जरूर नहीं परिभाषा आप रटा रटा बताइए, आप तुरंत अपने लैंग्वेज में बताएं कि भाई ये होता है। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले चतुर्भुज को समझेंगे, फिर धीरे धीरे चीज़ें आगे हम बढ़ाते हैं। ओके, चलो वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, ओके। सबसे पहले चतुर्भुज। ठीक है, कोई अगर ये पूछता है आपसे कि चतुर्भुज किसे कहते हैं, ठीक है, जब से आपसे कोई पूछे भाई चतुर्भुज किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे? चार सरल रेखाओं द्वारा घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, चार सरल रेखाओं द्वारा घिरी हुई आकृति को क्या बोलते हैं? चतुर्भुज। इसमें आप देख रहे होंगे कि एक इधर से रेखा है, चारों तरफ से आ रही है ना, तो ये क्या है, जो आकृति का निर्माण हो रहा है क्या चतुर्भुज में। तो सिंपल सा, अब इसे प्रकार नहीं पूछा जा रहा है, आपसे चतुर्भुज पूछा जा रहा है, भाई चतुर्भुज किसे कहते हैं, तो आप ये बताएंगे चार सरल रेखाओं द्वारा घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, और इसमें दो विकर्ण भी होते हैं। कौन कौन से दिखाते हैं, एक सेकंड। ये आपका एक विकर्ण ये हो गया और एक विकर्ण ये होता है। ठीक है, विकर्ण कितने होते हैं? दो। एक ये भी पूछा जा सकता है कि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, ये भी पूछा जा सकता है। यानी ये इस कोण, ये जो चारों कोण है, इनको मिलाने पे जो टोटल कितने अंश का कोण आएगा, तो आप ये बताएंगे 360। ठीक है, कितने अंश का कोण बनेगा? 360, चारों कोण को अगर मिला दिया जाए तो। ठीक है, तो ये आपका हो गया चतुर्भुज, सिंपल सा चतुर्भुज। इतनी चीजें होती हैं चतुर्भुज में। ठीक है, अब इसके टाइप्स समझेंगे कि कितने प्रकार के चतुर्भुज होते हैं। तो पहले हम वर्ग पे आएंगे। ठीक है, वर्ग और समचतुर्भुज। ठीक है, वर्ग और समचतुर्भुज में डिफरेंसेस को समझेंगे। जब तक डिफरेंसेस नहीं समझ में आएंगे तब तक जो है चतुर्भुज को समझना थोड़ा मुश्किल से हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसको हम डिलीट करते हैं। ओके, तो वर्ग निकाल लेते हैं। ओके, वर्ग, एक सेकंड। बेटा ये सारी चीज़ें आपको अगर क्लियर हो जाएंगी ना, फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ये क्या है? वर्ग। ये क्या है? वर्ग। ठीक, ये वर्ग है। और एक और निकाल लेते हैं। ये है समचतुर्भुज। क्या है? समचतुर्भुज। दो चीजें हैं, इसको हम वर्ग कहेंगे और इसको समचतुर्भुज कहेंगे। ठीक है, अब क्या क्या दोनों में सिमिलर चीजें हैं और क्या क्या दोनों में अंतर है, इनको अगर आप समझ लिए तो दोनों में डिफरेंसेस आपको समझ में आ जाए। जैसे वर्ग है, वर्ग के अगर आपसे कोई परिभाषा पूछे तो आप ये बताएंगे वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, वर्ग की क्या है? चारों भुजाएं इक्वल हैं। ये देखिए, चारों भुजाएं कैसी हैं? बराबर हैं। एक तो ये हो गया, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर हैं। प्रत्येक कोण कितने अंश का है? 90 अंश। दो कंडीशन हो गई भाई, 90 अंश। ठीक है, प्रत्येक कोण कितने अंश का है? 90 अंश। ठीक, विकर्ण कैसा है? विकर्ण दोनों बराबर होंगे। एक सेकंड, ये थोड़ा से तीन चीजें हो गई।
चारों भुजाएं बराबर, विकर्ण भी बराबर, और कोण कितने अंश का, 90 अंश का हुआ। ठीक है, ये तो क्या हुआ, वर्ग। तो आपको परिभाषा रटने की जरूरत नहीं, समझने की। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। आप अपने लैंग्वेज में बता सकते हैं वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण 90 अंश होता है और विकर्ण भी बराबर होते हैं, उसे हम वर्ग कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में क्या होता है, समचतुर्भुज में भी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, अगर आप वर्ग की परिभाषा कोई पूछ रहा है आपसे, ठीक है, अगर सिर्फ इतना बता के चुप हो जाते हैं कि वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इतने से आपका काम नहीं होने वाला है। आपको पूरा, जब तक पूरा डेफिनेशन नहीं बताएंगे तब तो समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो क्योंकि इसमें भी भुजाएं बराबर थी और इसमें भी भुजाएं बराबर, तो अंतर तो है ना कुछ न कुछ, तो वो अंतर आपको समझना है। तो वर्ग में चारों भुजाएं बराबर और समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर। अंतर देखिए अब क्या होता है, अंतर कोणों का और विकर्णों का होता है। समचतुर्भुज में क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, परंतु विकर्ण कैसे होते हैं, छोटे बड़े होते हैं। ठीक, देखिए ये वाला बड़ा है और एक छोटा है। ठीक, कोण जो है 90 डिग्री के नहीं होते हैं। ये जो एंगल देख रहे हैं आप, ये देखो 90 डिग्री नहीं है, इसमें वर्ग में 90 डिग्री था। तो आपको ऐसे बताना, समचतुर्भुज, कोई बोले समचतुर्भुज बताइए, तो आप ऐसे बताइए समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, जो कोण होते हैं वो 90 अंश का नहीं होता है, विकर्ण छोटे बड़े होते हैं। इतना जब बताएंगे तो वो क्लियर हो जाएगा, हाँ ये समचतुर्भुज आप बता रहे हैं। ठीक है, दोनों, मुझे अब लग रहा है कि दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आयत पे। ठीक है, इसको डिलीट कर लेते हैं। ये क्या है, आयत। एक सेकेंड, इधर कर लेते हैं। ये देखिए, ये है आयत आपका, और ये क्या, समांतर चतुर्भुज। समांतर आयत और समांतर चतुर्भुज। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए आयत किसे कहते हैं, तो आयत क्या होता है, आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, देखिए आमने सामने की भुजाएं कैसी हैं, बराबर हैं। ठीक, और क्या है, विकर्ण भी बराबर हैं। ठीक, विकर्ण कैसे हैं, बराबर है ना। देखिए एक ये है, एक विकर्ण और एक विकर्ण यहाँ है, तो विकर्ण भी कैसा है, बराबर है। दो चीजें हो गई, आमने सामने की भुजाएं बराबर, विकर्ण भी बराबर। ठीक है, और कोण कितने अंश का है, 90 डिग्री। ये देखो यहाँ सारे कोण कितने अंश के हैं, 90 अंश। ठीक, तो आयत में आप क्या बताएंगे, आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, यानी इधर वाला और इधर वाला, इस साइड का इस साइड का, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, विकर्ण भी बराबर होते हैं, तथा कोण 90 अंश के होते हैं, चारों कोण 90 अंश के होते हैं। ये क्या है, आयत। ठीक, और अब पूछा जाए समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, तो बताएंगे आप, क्या बताएंगे, आमने सामने की भुजाएं बराबर। देखिए इसमें भी आपने यही कहा था, आमने सामने की भुजाएं आयत में भी है और समांतर चतुर्भुज में भी है। ठीक है, डिफरेंसेस कहाँ है, डिफरेंसेस कोणों का है और विकर्णों का है। ठीक, तो क्या बताएंगे, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और विकर्ण कैसे होते हैं, छोटे बड़े। देखिए ये बड़ा है और ये क्या है, छोटा विकर्ण है। ठीक, और कोण 90 अंश का ना हो, कोण 90 अंश का नहीं है। ठीक है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, समांतर चतुर्भुज। ठीक, देखिए परिभाषा रटने की जरूरत नहीं है, समझ लीजिए। देखिए आपको समझ में आ गया आयत क्या है। आयत में आप ऐसे बताएंगे, आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, प्रत्येक कोण 90 अंश और विकर्ण भी बराबर। ठीक, जैसे आपने वर्ग बताया था, ऐसे वर्ग में क्या था, सभी भुजाएं थी, लेकिन आयत में लंबाई चौड़ाई है। ठीक है,
समानांतर चतुर्भुज में क्या है, आमने सामने की भुजाएं बराबर, विकर्ण छोटे बड़े। देखिए इधर वाला बड़ा, ठीक, और इधर वाला छोटा है, ठीक है। तो ये दोनों में मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा। मैं आपसे एक क्वेश्चन और करता हूं, आप देखते होंगे, वॉच करते होंगे, इसे डिलीट करते हैं तो समझाते हैं आपको, एक सेकंड। घरों में ये क्या है, आयत, और ये क्या है, वर्ग, ठीक है। घरों में आप देखते होंगे कि जो घर होते हैं, घर में ज़्यादातर जो पेंटिंग्स होती हैं, ठीक है, जैसे हमारे पीछे ये लगी हुई है, दिखाई दे रहा होगा, पेंटिंग्स आयत में होती हैं, ठीक है, आयत में होती है और वर्ग में नहीं होता है। यहाँ तक कि देखिए घर, जो कमरे, जिस कमरे में आप रहते हैं वो भी आयत में होता है, ठीक है। आपकी कॉपी किताब भी आयत में होती है, मेज कुर्सी, ज़्यादातर चीज़ें आयत में होती हैं, है ना। वर्ग में क्यों नहीं होती, सोचिए, दिमाग लगाइए, वर्ग में क्यों नहीं होती। भाई ये भी तो एक आकृति है, इसमें भी पेंटिंग बनाई जा सकती है, लेकिन इसे क्यों नहीं कंसीडर कर रहे हैं, इसको क्यों नहीं कंसीडर, वर्ग को कंसीडर क्यों नहीं कर रहे हैं, आयत को क्यों कर रहे हैं, ये बताइए। ठीक, चलिए मैं बता देता हूं, कोई बात नहीं, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा जैसा समझ में आए। देखिए आयत में होता है ना क्या, वर्ग की बात करते हैं। वर्ग में आपने पढ़ा है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो देखिए सौंदर्य सबसे ज्यादा उसमें होता है जिसमें परिवर्तन होता है ना। जैसे आपको अगर खाने के लिए रोज रोटी दाल दे दिया जाए तो आप क्या करोगे, गुस्सा जाओगे। एक ही कपड़ा दे दिया जाए, यही पहनो साल भर, तब भी बोर हो जाओगे कि नहीं। दूसरे से फरमाइश करने लगे, या एक ही बार हमको कपड़ा बार बार यही पहनाते हैं, मम्मी पापा से लड़ जाओगे। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ चेंज नहीं हो रहा है, यानी परिवर्तन नहीं है वर्ग में। क्यों, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर हैं, इसलिए इसमें सौंदर्य नहीं है। सौंदर्य कहाँ, जहाँ परिवर्तन है। जैसे इसमें क्या है, आयत की बात करते हैं, आयत में क्या, एक हम लंबाई का मजा लेते हैं और इधर चौड़ाई का, यानी चेंज हो गया ना, लंबाई और चौड़ाई। और इसमें क्या था, वर्ग में सारी चीजें बराबर थी, कुछ अंतर नहीं था। यानी जिधर एक, मान लीजिए एक फीट इधर है तो 1 फीट इधर हो गए, यानी चारों तरफ बराबर है ना। तो आयत में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, इसमें आपको परिवर्तन दिखाई देता। इस वजह से आयत में सौंदर्य ज्यादा होता है, ठीक है। इसलिए आयत का देखिए, जहां देखिए वहां कमरा, एनीथिंग जो भी बनते हैं, बिल्डिंग्स जो भी बनते हैं, वो सारा आयत में होता है। क्यों, उसमें सौंदर्य ज्यादा दिखाई देता है। अब उम्मीद कर रहे हैं अब मेरी बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, अब एक बचा है आपका पतंगाकार आकृति, ठीक है। देखिए पतंगाकार आकृति का ज़्यादा यूज़ तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं कि पतंगाकार आकृति बनेगी कैसे, ठीक है। तो इसे डिलीट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए पतंगाकार चतुर्भुज कैसे बनता है, बना के दिखाते हैं आपको, ठीक है। जैसे ये रेखा है, मान लो ये रेखा ए है और बी है, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, प्रकार लेकर के आधे से एक साइड से क्या करेंगे, आधे से कम दूरी ले लेंगे, आधे से कम दूरी, तभी तो पतंगाकार बनेगा। आधे से कम दूरी ले करके चाप, दोनों साइड में चाप काटेंगे, ठीक है। एक तो एक चाप यहाँ लग गया और एक चाप नीचे काट लीजिए, यहाँ इस साइड से, यहाँ से इधर, ठीक। आधे से कम दूरी ली गई है। अब इधर इस साइड से क्या करेंगे, आधे से ज़्यादा दूरी ले लेंगे, इधर आधे से ज़्यादा दूरी भर लीजिए, लाइक दिस। आधे से ज़्यादा दूरी ले करके क्या करेंगे, थोड़ा सा और दूरी ले लीजिए,
पहले तो हमने ए को केंद्र मान के किया था, अब हम क्या करें, सुई की नोक कहाँ है, बी पे, बी को केंद्र मान करके चाप काटेंगे। एक सेकंड, थोड़ा से दूरी ले बढ़ा लेते हैं। बी को केंद्र मान करके एक बड़ा सा, आधे से अधिक दूरी ली गई है, ध्यान दीजिएगा, ठीक। और इस चाप को काट लीजिए, एक नीचे कटेगा और एक क्या होगा, ऊपर कट जाएगा। यहाँ आपका ए इस साइड में, ए ये, सॉरी बार बार, ये कट गया। तो आप यहाँ देख रहे होंगे, इससे हटा देते हैं, दो जगह कट गए, एक इधर एक इधर, तो हमको दो पॉइंट मिल गए, एक पॉइंट यहाँ मिल गया और एक पॉइंट यहाँ मिल गया। तो इन पॉइंटों को मिलाना है आपको, यहाँ से इधर मिला दीजिए और यहाँ से इधर मिला दीजिए, ठीक है, और इसको यहाँ से यहाँ मिला दीजिए और इसको यहाँ से यहाँ मिला दीजिए, ठीक। तो ये देख रहे हैं, ये हो गई आपकी पतंगाकार आकृति, ठीक है। तो ये थे सारे समचतुर्भुज, सॉरी समचतुर्भुज कह रहा हूँ, चतुर्भुज के बारे में पूरी जानकारी, ठीक। अब आपको हम समझाते हैं बहुभुज, ठीक। इसके बाद हम बहुभुज ले लेते हैं, इसे डिलीट करते हैं। बहुभुज कैसे बनता है, चार से जब अधिक रेखाएं हो जाती हैं तो बहुभुज का निर्माण होता है, ठीक है। चार से अधिक सरल रेखाओं द्वारा घिरी हुई आकृति को हम बहुभुज कहते हैं, ठीक। बहुभुज में जैसे चतुर्भुज में चार होती हैं, चार से जैसे ही पांच रेखा हो जाती है ना, वो बहुभुज बोला जाता है। अब भुजाओं के आधार पर उनके नाम होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए पंचभुज, ठीक है, ये क्या है आपका, पंचभुज है। षष्ठभुज, ये क्या है, षष्ठभुज है। ये क्या है, अष्टभुज। तो आप यहां देख रहे होंगे पंचभुज, यानी चार से जब अधिक भुजा हो जाती है तो वो बहुभुज की श्रेणी में आ जाता है। अब भुजाओं के आधार पर उनके नाम होते हैं। जैसे ये पांच भुजा है, ये आप देख रहे होंगे, इसमें क्या है, पांच भुजा है। इस वाले में 1 2 3 4 और 5, तो ये पंचभुज बोला जाएगा। इसमें 6 भुजा है तो इसे क्या बोलेंगे, षष्ठभुज। ये हो गया पंचभुज और ये वाला क्या हो गया, षष्ठभुज, ठीक। ये षष्ठभुज हो गया, ये है अष्टभुज और ये षष्ठभुज, ठीक है। तो भुजाओं के आधार पर इनके नाम होते हैं। और अब इसमें आता है व्यास। व्यास कैसे बनता है, व्यास जो है, जो रेखा केंद्र से होकर के जाती है, ठीक है, यानी केंद्र से होते हुए जाती है। जैसे ये हमने यहाँ से ये रेखा खींची, ये क्या है, पंचभुज का व्यास हो गया। क्यों, ये केंद्र से होकर के जा रही है। यहाँ देखिए, ये सर्किल मान लो, ये केंद्र से होते हुए जा रही है, ठीक है। ये भी व्यास है, केंद्र से होके जानी चाहिए, सॉरी, ये ऐसे कर लीजिए, यहाँ से व्यास, ठीक, ये भी व्यास है, ठीक। तो बस ये इसमें आप ये ध्यान रखिए, चार से जब अधिक भुजाएं हो जाती तो बहुभुज श्रेणी में आ जाता है, ठीक है। और भुजाओं के आधार पे उनके नाम होते हैं, ठीक। फिर आता है सर्किल आपका, इसे डिलीट करते हैं। सर्किल में क्या क्या चीजें होती हैं ये आप जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सारी चीजें जो हैं, जैसे ये सर्किल है, क्या क्या चीजें होती हैं सर्किल में। एक तो सेंटर पॉइंट होता है,
ये केंद्र है, इसको क्या बोलते हैं? केंद्र। ठीक, केंद्र हो गया। और क्या होता है? और त्रिज्या होती है। त्रिज्या देखिए, यहां से ये जो दूरी है ये क्या है? वृत्त की त्रिज्या हो गई। और पूरी दूरी को हम क्या बोलते हैं? व्यास। अगर यहां से वहां तक पूरा मिला देंगे तो ये क्या बोला जाएगा? व्यास बोला जाएगा। ये देखो थोड़ा बाहर निकल गई, ये क्या है? व्यास। ये हम क्या बोलेंगे? त्रिज्या। और टोटल पूरी दूरी को यहां से यहां तक जो दूरी है उसको हम क्या बोलेंगे? व्यास। ठीक, और इसे क्या बोलेंगे? परिधि। दायरा जिसे कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं ना अपने परिधि में रहना, तो परिधि मीन्स दायरा। तो वृत्त का ये दायरा है। तो जैसे मान लीजिए त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, आपसे पूछा जाएगा किसी वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, व्यास कितना होगा? तो आप इसका जस्ट डबल बता दीजिए। 4 का जस्ट जो है डबल क्या हो जाएगा? 8 है, यानी 4 इधर है 4 इधर हो जाएगा, तो टोटल 8। तो त्रिज्या का जस्ट डबल क्या होता है? 8। मतलब त्रिज्या का जस्ट डबल आपका व्यास होता है। और क्या होता है? जीवा। वृत्त में जीवा भी होती है। ये क्या है? आपकी जीवन। इससे हम क्या बोलते हैं? जीवा। ठीक, इसको हम जीवा बोलेंगे। तो क्या हो गया? परिधि हो गई आपका, त्रिज्या हो गया, व्यास हो गया, ये सारे हो गए। और क्या है? एक छेदक रेखा होती है। छेदक रेखा ऐसी रेखा होती है जो वृत्त को क्रॉस करते हुए आगे निकल जाती है। जैसे ये ऐसे गया और ये वृत्त को क्रॉस करते हुए निकल गए। इस रेखा को हम बोलेंगे छेदक रेखा। क्या बोलेंगे? छेदक रेखा। इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, परिधि हो गई, त्रिज्या हो गया, व्यास हो गया, जीवा हो गई आपका, छेदक रेखा हो गई, क्या क्या हो गया? जीवा हो गया, व्यास, त्रिज्या, परिधि, केंद्र। हाँ, केंद्र रह गया, ये केंद्र है। ठीक है, ये केंद्र और छेदक रेखा। तो वृत्त में इतनी सारी चीजें होती हैं, आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है। ठीक, हाँ, एक होता है अर्धवृत्त। यानी अर्धवृत्त कैसे बनता है? जैसे इस केंद्र का आधा, ऊपर का वृत्त का आधा भाग जो होता है वो अर्धवृत्त बोला जाता है। तो उसमें कोई ज़्यादा बताने वाली चीज़ें नहीं है। ठीक है, अब हमारा जो चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर होगा वृत्त की स्पर्श रेखाएं। ठीक है, तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। और ऐसे आप हमको प्यार देते रहें और हम पूरे एनर्जी के साथ वीडियो बनाते रहेंगे। हमारा उद्देश्य ये है कि वो बच्चे जो डिस्टेंस बहुत दूर रह रहे हैं, उनको प्रॉब्लम्स जो आ रही है टेक्निकल आर्ट में, वो ना आए। मैं सिंपल वे में बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि चीज़ें समझ में आ जाए, और उम्मीद भी कर रहे हैं कि समझ में आएगा। इस तरीके से हम आपको बताएंगे कि वो चीज़ें समझ में आएगी। हाँ, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना होगा, आगे निर्णय हम बताने ज़रूर जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले निर्णय को वॉच करने से पहले आप प्रस्तावना के जो तीनों खंड हैं उनको आप ज़रूर वॉच करिएगा, तब आप जो है निर्णय पे आइएगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी व्यूवर्स को मेरी तरफ से। ऐसे ही प्यार देते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।